तो दोस्तों अब आपको सुनाता हूँ अपनी ज़िंदगी का वो किस्सा जिसने मेरी पूरी आने वाली ज़िंदगी बदल दी और मेरा मुंबई के अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ता कैसे कायम होता है, कैसे अंडरवर्ल्ड से वास्ता पड़ता। नौकरी ये थी कि पुरुष दारू वाला ने कहा कि हमारे दो मित्र हैं, उनकी एक बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है, कंपनी, उनको 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। एक जुहू का 5 स्टार होटल हॉलीडे इन, दूसरा 4 स्टार होटल एम्बेसडर जो चर्च गेट पे है, वाल्मीकि रेस्टोरेंट है, और तीसरा मुंबई का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस क्लब वेलिंगटन क्लब। तो 3 कॉन्ट्रैक्ट उनको नए मिले हैं जिसके लिए उन्हें सिक्योरिटी पर्सनल की ज़रूरत है। तो मैंने दिल में सोचा कि मैं पगड़ी बांधता हूँ शायद इसीलिए मुझे कहीं वॉचमैन रखना होगा, गार्ड लगाना होगा। तो मैंने देखते हुए पूछ लिया कि मेरा जो काम है वो ऑफिसर ग्रेड का होगा या नीचे वाले ग्रेड का होगा। तो कहने लगे ये बात तो मुझे पता नहीं, मैंने पूछी नहीं, कल उनकी इंटरव्यू, आप चले जाओ, तो अच्छा लगे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं देर में बहुत खुश भी था और थोड़ा सा उत्सुक भी था कि काम मिलेगा तो क्या मिलेगा, कहीं वॉचमैन का दे दिया तो मैं नहीं करूँगा। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद वॉचमैन का काम सिर्फ इसलिए करूँ कि मैंने पगड़ी बांधी हुई है तो मैं नहीं करूँगा। खैर मैं अगले दिन गया चर्च गेट पे, एक बिल्डिंग आपने देखी होगी, कम्बाटा बिल्डिंग, जिसको लोग आमतौर पे एरोस बिल्डिंग कह देते हैं क्योंकि एरोस थिएटर की बिल्डिंग है। उसमें सिनेमा है, एरोस सिनेमा। उसके फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे कुछ विदेशों की एम्बेसियों के कौंसल जनरल के दफ्तर भी हैं। पीछे एक छोटा सा कैफे था और इंडियन गैस की एजेंसी थी। तो ये उस बिल्डिंग का उसी के सेकंड फ्लोर पे सैम कम्बाटा जो उस बिल्डिंग के मालिक थे उनका दफ्तर था, जो इस कंपनी के मालिक थे, सैम शिवेट्स कम्बाटा। आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, बहुत सारे एयरपोर्ट पे हिंदुस्तान में कम्बाटा एविएशन की बसें घूमती हैं, स्टेज लगी होती हैं, स्टाफ होता है, वो भी उनकी कंपनी है। उनके अपने हेलीकॉप्टर भी है, सब कुछ, बहुत बड़ा काम था। उनके दूसरे पार्टनर थे काली मोदी। अब काली मोदी का नाम तो आपने सुना होगा, जिन्होंने हिंदुस्तान में सबसे पहले जिनको आजकल हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कह देते हैं, इस किस्म का पहला कार्ड जो हिंदुस्तान में आया था उसका नाम था डाइनर्स क्लब कार्ड। उसको हिंदुस्तान में लेके आने वाले काली मोदी थे। और इनके जो पिता थे सरहोमी मोदी, वो बहुत बड़े आदमी थे, शायद मुंबई के गवर्नर भी रहे हैं। जो टाटा का हेडक्वार्टर है जिसको बॉम्बे हाउस कहते हैं, वो सरहोमी मोदी स्ट्रीट पे ही बना हुआ है। तो इनके 3 भाई थे काली मोदी, उनसे छोटे रूसी मोदी जो टाटा के टेल्को के बहुत साल मैनेजिंग डायरेक्टर रहे, बॉस रहे, और दूसरे भाई थे इनके पीलू मोदी जो स्वतंत्रता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट रहे। तो दोस्तों मुंबई में वो जो एरिया है, फेडरल रोड के ऊपर वाला एरिया, जहाँ अंबानी जी का घर है बहुत बड़ा, आजकल आपने देखा, उसी के नज़दीक एक द क्लिफ करके बेंगलोर हुआ करता था 3 स्टोरीज का, वो इन मोदी फैमिली का एंसेस्ट्रल घर था। उसके साथ ही और एक तो एम्बेसी के दफ्तर से और उषा के बिल्डिंग हुआ करती थी। खैर इंटरव्यू हुई जिसमें सैम कम्बाटा और काली मोदी बैठे थे। उसके पहले मैं देख रहा था कोई आदमी इंटरव्यू देने गया, अंदर 5 मिनट में बाहर, दूसरा गया 7 मिनट में आया, और मेरी इंटरव्यू 40 मिनट चलती रही। मैं समझ गया अभी वॉचमैन तो नहीं बनूंगा, काम मिलेगा तो अच्छा मिलेगा,
नहीं तो इतना समय से लोग मेरे साथ नहीं बिताते। तो जिन बात ने उनको इम्प्रेस किया था, एक तो मैं अंग्रेज़ी अच्छी बोल लेता था, क्योंकि मैंने फिलॉसफी के साथ साथ है मैं अंग्रेज़ी भी किया है और मैं पंजाबी भी किया है अपनी मातृभाषा का, तो उनको अच्छा लगा। तो खैर अगले दिन कहते हम कल 11:30 बजे हॉलीडे मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, आपको क्या पोस्ट दी जाती है वहीं पे लोकेशन पे बताइए। खैर मैं जब बाहर आया निकला तो सब लोग मुझे बहुत हैरानी से देख रहे थे कि ये इस सरदार आदमी के साथ इतना लंबा समय इंटरव्यू क्या चलती रही होगी। देखने में तो ढीला सा आदमी लगता है, सिक्योरिटी वाला तो लगता ही नहीं है। क्या 11 बजे 11:30 बजे जब हम लोग मिले तो वहाँ 12 लोग और थे मेरे अलावा। उसमें कुछ कराटे एक्सपर्ट थे जो बाद में मेरे बच्चे दोस्त भी बने। एक वैसे सब फिजिकली हट्टे कट्टे लोग मुझे छोड़ के, लेकिन वेल एडुकेटेड, सब पढ़े लिखे, बम्बार किस्म का कोई नहीं था। तो पूरे 11:30 बजे सैम कम्बाटा और काली मोदी एक स्काई ब्लू कलर के मर्सिडीज गाड़ी में आए और सैम कम्बाटा ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोले लेट्स गो टू द बॉस ऑफिस। बाकी सब लोगों को छोड़ दिया जो और खड़े थे, मुझे लेके हॉलीडे में एंटर किए। फर्स्ट फ्लोर पे जनरल मैनेजर से मिस्टर चोपड़ा उनके ऑफिस में ले गए और अंदर जाते ही उनका जो तरीका था हाय 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 करके मिलना, और अचानक बोले यस मिस्टर चोपड़ा, ही इज बलजीत परमार, ही इज आवर न्यू चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। मैं हैरान एकदम कि मुझे सिक्योरिटी की ABCD मालूम नहीं, और ये इतने बड़े शख्स मुझे इस पूरे होटल का बॉस बना के सिक्योरिटी का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद चाय पीते पीते ये भी बोल दिए कि ही मे नॉट बी हियर ऑल द टाइम, ये हो सकता है कि पूरा समय यहाँ पे नहीं हो, क्योंकि ये हमारे दूसरे दोनों होटल्स का भी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है। तो चोपड़ा साहब बोले दैट्स नॉट ऑन माई बिजनेस, ये आपका काम है देखना, आप जैसे अच्छा समझें, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। खैर उसके बाद मुझे हमारा जो सिक्योरिटी कैबिन था वहाँ पे बैठे यूनिफॉर्म का क्या कलर वगैरह डिसाइड किया, सब किया, और 4-5 दिन में सबकी यूनिफॉर्म बन के आ गई। मेरी भी आ गई लाइट ब्लू कलर की बाजू वाली शर्ट, वो कंधे पे फ्लैप और डार्क ब्लू पैंट, सबके लिए सेम यूनिफॉर्म, लेकिन बाकी सबके सब इंस्पेक्टर थे। उसके बाद हमने वॉचमैन वगैरह भर्ती किए, डोरमैन भर्ती किए। बहुत से लोग बेचारे जो बाहर से आते थे नौकरी ढूंढने, पंजाब से आते थे फिल्म एक्टिंग करने, बहुत लोगों को मैंने काम दिया। किसी को सिक्योरिटी इंस्पेक्टर रख लिया, किसी को वॉचमैन रख लिया, किसी को डोरमैन रख लिया, किसी को सुपरवाइज़र रख लिया। तो हेल्प भी करता रहा और काम भी लेता रहा। और मुझे ये लगता था कि जिस तरीके से मुझे अच्छे लोग मिलते रहे, आगे बढ़ने का मौका मिलता रहा, उसी तरह मुझे भी चाहिए कि अच्छे लोगों का साथ दूं। हम नहीं देंगे तो इनके कौन काम आएगा। तो ये मेरी शुरू से नेचर रही है, दूसरों की मदद करना, अपना काम भी करना। खैर उसके साथ साथ हमें सिक्योरिटी के साथ साथ और बहुत से काम और मिलने शुरू हो गए। धर्मेंद्र के घर की सिक्योरिटी, इसी तरह जुहू एरिया में हमारे पास एक ज़माने में 21 टोटल प्रोजेक्ट थे जिनकी सिक्योरिटी हम सुपरवाइज करते थे। अब यहाँ हॉलीडे में आने के बाद वास्ता पड़ता है अंडरवर्ल्ड से, तभी मैं रिपोर्टर नहीं था। अब समुंदर के किनारे मुंबई का सबसे बढ़िया होटल उस ज़माने में हॉलीडे था, दूसरा सैलेंट सैल था। हर तीसरे दिन एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी। जितनी बड़ी फिल्में बनती थी, किसी के मुहूर्त की पार्टी, किसी के सिल्वर जुबली की पार्टी, किसी की शूटिंग खत्म होने की पार्टी, किसी का म्यूज़िक का हिट होने की पार्टी, किसी एक्टर का जन्मदिन, एक्ट्रेस का जन्मदिन, और 3-4 एक्टर तो हमारे होटल में परमानेंट रूम लेके रहते थे, जिनमें प्रवीण बॉबी एक थी, एक
फिल्म फाइटर हुआ करता था, गोरा अंग्रेज था, उसका नाम भी शायद बॉबी था, वो भी हमारे वहीं रहता था। बॉब क्रिस्टो वो भी था। बहुत देर धर्मेंद्र ने भी एक कमरा लेके रखा वहाँ पे। तो बहुत से ऐसे एक्टर थे जो 2-2 4-4 महीना लगातार वहाँ पे रहते थे। और बहुत सारे एक्टर्स का रेगुलर आना जाना था, कोई हमारी बार में आता था, कोई रेस्टोरेंट में आता था खाना खाने। तो ये एक सेलिब्रिटीज़ के साथ दौर वहाँ से शुरू होता है, उसके साथ साथ बढ़ता है अंडरवर्ल्ड और लोकल पुलिस के साथ वास्ता। वो कैसे हुआ वो भी सुनिए। हिमालय फिल्म में काम बंद होने के बाद मैंने वही रंजीत वीकली एक बार फिर चला गया। तो तभी मेरा ये था कि मैं रोज़ का काम नहीं करना चाहता था। रोज़ अखबार के दफ्तर में जाना, सुबह 9 से 5 तक बैठना। वीकली अखबार था तो मैंने कहा मुझे आप एक कॉलम दे दीजिए, मैं हफ्ते में कॉलम लिख दिया करूँगा। उनके साथ मेरा रेपो अच्छा था, काम अच्छा करता था मैं। तो एडिटर जो थे रंजीत सिंह जौहर, उन्होंने मुझे एक वीकली कॉलम दे दिया जिसमें मैंने महाराष्ट्र भर के बड़े शहरों में प्रोमिनेंट पंजाबीज को इंटरव्यू करना था। तो उस सिलसिले में मैंने जब औरंगाबाद गया तो वहाँ जो डिप्टी कलेक्टर थे, जिनको कलेक्टर साहब कहते थे, वो मिस्टर गेल थे। चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़े थे, एक ही विंग में हमारे डिपार्टमेंट से, अच्छी जान पहचान थी। उनका इंटरव्यू किया। साथ में जो शहर के 3-4 बड़े नामी ग्रामी होटलियर थे, 3 स्टार 4 स्टार किस्म के होटल थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। कोई हॉस्पिटल चलाता था, कोई स्कूल चलाता था। तो 4-5 इंटरव्यूज़ में औरंगाबाद से करके ले आया और साथ में अजंता एलोरा भी देखा है, औरंगाबाद घूम आया। फिर इतना मैं नागपुर चला गया। नागपुर में बड़े लोगों के साथ इंटरव्यूज़ की। तो एक दौरे में मैं 3-4 आर्टिकल का काम कर आता था। उसी सिलसिले में मैं पूना गया एक बार। तो वहाँ पे एस विर्क, जो बाद में महाराष्ट्र के डीजीपी बने, पंजाब के भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने, वो वहाँ पे डीसीपी हेडक्वार्टर थे। मिस्टर रंगा राजू कमिश्नर हुआ करते थे पूना के। तो विर्क साहब को मिलने के बाद मैं दूसरे दिन ऐसे ही घूमते घूमते कोरेगांव पार्क चला गया, जहाँ उस समय तो वो महर्षि स्वामी गिने जाते थे। बाद में तो ओशो बन गए, आचार्य भी कहा जाते थे, आचार्य रजनीश। उनके आश्रम चला गया। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी का गेट था, वहाँ पे एक पंजाबी लड़का जो पूरा इंचार्ज था, उसका नाम संत था, मुझे आज भी याद है, पटियाला का रहने वाला था। उसने पंजाबी होने के नाते अंदर मैसेज भिजवा दिया कि मुंबई से एक पत्रकार आया है, वो आचार्य जी को मिलना चाहता है। तो खैर मुझे किस्मत अच्छी थी, अंदर बुला दिया गया आधे घंटे के बाद और आचार्य जी से मुलाकात करवा दी गई। बोलते 10-12 मिनट आप आचार्य जी से बात कर सकते हो, उसके बाद समय नहीं। फिर मैं अंदर गया। बहुत बड़ा कमरा था, चारों दीवारें उसकी किताबों से भरी हुई थी, नीचे से लेकर ऊपर तक। उनकी बैकग्राउंड तो मुझे मालूम थी। वो जबलपुर यूनिवर्सिटी से एमए फिलॉसफी की करके आए थे, मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी की एमए की थी। तो हमारा टेस्ट एक ही था। उनके एक वहाँ पे गुरुजी थे, सीनियर थे, वो बाद में हमारे चंडीगढ़ डिपार्टमेंट के हेड बन गए फिलॉसफी के। तो वो जब मुलाकात हुई तो सब बातें कॉमन निकली। तो आचार्य नीट ने मुझे बहुत मखौल में कहो, जब प्यार से कहो, बड़ा भाई छोटे भाई को जैसे कहता है, क्या हम तो दोनों गुरु भाई निकले, मेरे गुरु और आपके गुरु एक ही हैं। तो हमारे बीच जो एक वो दीवार थी बड़े आदमी की और छोटे आदमी की, वो टूट गई। 10-12 मिनट का समय दिया था, मैं 40 मिनट उनके साथ गुजारे। और वहाँ पे संत को बुला के आचार्य जी के सर पे सफ़ेद कलर की पगड़ी भी बांधी और वो फोटोग्राफ खींच के मैं लेके आ गया।
मैं पहला हिंदुस्तानी पत्रकार था जिसने 77 में आचार्य अगनीश की इंटरव्यू की। मेरे से पहले जर्मनी के स्टार मैगजीन ने इंटरव्यू की थी, बहुत कंट्रोवर्शियल, जिसका बहुत शोर शराबा पड़ा था। वो बाहर का पेपर था। और बाद में मुझे भी स्टार मैगजीन के साथ बहुत साल काम करने का मौका मिला। ये भी कोइंसिडेंस। तो रजनीश की इंटरव्यू इतनी हिट हो गई, वो तस्वीरें बहुत हिट हो गई, रजनीश के सर पे पगड़ी बांधी हुई। तो वो हमारा जो अखबार था वो सरदार खुशवंत सिंह पढ़ा करते थे, जो इलस्ट्रेटिव वीकली के एडिटर हुआ करते थे उन दिनों। तो उन्होंने मेरे एडिटर को फ़ोन किया कि यार उस तस्वीरें हमें दे दो, मैं इलस्ट्रेटिव वीकली में छापना चाहता हूँ। वो हमारे एडिटर पक्के मारवाड़ी थे। वो कहने लगे वो तो बलजीत परमार की तस्वीरें हैं, उनको पैसा देना पड़ेगा। तो खुशवंत सिंह बोले जो भी देना पड़ेगा हम देंगे। खैर उन्होंने मेरी 5 तस्वीरें इस्तेमाल की और पता नहीं 3-4 हज़ार रुपये एक तस्वीर का दिया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी लॉटरी उस ज़माने में लॉटरी लग के मेरी 15-20 हज़ार रुपये आ गए। मैं बहुत खुश। मैंने कहा भी 3-4 महीने काम नहीं भी मिलेगा मुंबई में तो मेरे पास अनफ बैकअप है। और कहते हैं ना, जब तकदीर बदलती है तो मौके अपने आप सामने आने लगते हैं। ऐसा ही एक बहुत बड़ा मौका मेरे हाथ में लग गया। हिमालय फिल्म में एक दिन बैठे बैठे उनके जनरल मैनेजर थे पोरस दारूवाला। मुंबई में रहने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ पे दारूवाला एंड को बहुत बड़ी दारू की फ्रेंचाइजी है, बहुत सारी दारू की शराब की दुकानें हैं उनकी। और चलती इसलिए है कि वहाँ से असली चीज़ मिलती है, मिलावट नहीं होता, धोखा नहीं होता, प्राइस ज़्यादा नहीं लेते। एक रेपुटेशन बना हुआ है। पारसी फैमिली, बहुत नामचीन मुंबई की, अमीर खान। उनका जो बेटा था पोरस दारूवाला, वो हिमालय फिल्म का जनरल मैनेजर था। शौक किया उसको, फिल्म इंडस्ट्री का शौक था, पैसे की कोई उसको कमी नहीं थी। उसने मुझे एक दिन बुलाया, प्रोफेसर साहब आइए बैठिए, चाय पीजिए। मैं बड़ा हैरान कि डीएम मेरे जैसे छोटे आदमी को अंदर बुला के इतने प्यार से बात कर रहा है। मैं पगड़ी बांधा करता था उन दिनों में। तो मुझे बोलते हाँ हिमालय फिल्म में तो काम नहीं है प्रोफेसर साहब, एक नया काम है, अगर आप करो तो। मैंने कहा बताइए। और दोस्तों वो काम क्या था और मुझे कैसे वो नौकरी मिली, ये अपने आप में एक अजूबा है। तो आने वाले किस्से में आपको वो सुनाऊंगा कि इतनी बड़ी नौकरी, इतना बड़ा काम मुझे कैसे और कब मिला।